आमतौर पर जिन चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो डरावनी और ख़तरनाक होती हैं। मेरा मतलब है शायद ख़तरनाक होना ही उन्हें ज़्यादातर समय क्रीपी बनाता है। लेकिन जैसे कि आप आज रात इस कहानी में देखेंगे, कभी कभी वो चीज़ें जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो बहुत डेडली हो सकते हैं। स्ट्रेंज लोर में आपका स्वागत है और मैं यहाँ आपके साथ लोगों के साथ घटी सच्ची घटनाएं शेयर करने आया हूँ। आज रात मेरे पास विंडिगो अटैक की कहानी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आई स्पेंट ए वीकेंड विद फैमिली फ्रेंड कोनल हावर्ड। कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसे दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। ये ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस नॉर्दर्न मिशिगन में 2018 के अंत में हुआ, जब मैं 13 साल का था, यानी आज से करीबन 6 साल पहले। मैं, मेरी माँ, मेरी दादी और मेरे स्टेप डैड ने एक वीकेंड वेकेशन प्लान किया था ताकि एक फैमिली फ्रेंड से मिल सकें, जिससे मेरी माँ पिछले समर्स में अपर पेनिसुला की ट्रैवल के दौरान मिली थी। हमारे पास प्रिपरेशन के लिए 1 हफ्ता था और ये कहना कि मैं इस ट्रिप के लिए उत्साहित नहीं था एक बहुत बड़ी अंडरस्टेटमेंट होगी, क्योंकि मैं एक सोशल बच्चा नहीं था और अभी भी मैं सोशल इंसान नहीं हूँ। ये नवंबर की शुरुआत थी और रेड डेड रिडेम्पशन 2 अभी रिलीज हुई थी। मैं इसे छोड़कर किसी रैंडम औरत के लिए वीकेंड बिताना नहीं चाहता था जिससे मेरी माँ 5 महीने पहले मिली थी। हम मिशिगन के सदर्न हिस्से में रहते थे, इसीलिए वहाँ तक का ड्राइव करीबन 7 घंटों का था और उस भरी कार में इतने समय बैठना मुझे पागल कर रहा था। मैंने खुद को डायनासोर सिमुलेटर ऑन रोल ब्लॉक्स खेलकर, यूट्यूब देखकर और सोकर बिजी रखा, टिपिकल रोड ट्रिप के मज़े के साथ। मेरे तीनों फैमिली मेंबर्स मुझे इस ट्रिप के लिए एक्साइट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहाँ बड़ा घर होगा, अमेजिंग सीनरी होगी, फैमिली डॉग होगा और लोकल टाउन का जिक्र करके। लेकिन मुझे इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं घर पर रहना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन नहीं थी। 7 घंटे की तंग कर देने वाली जर्नी के बाद हम एक अच्छे घर पर पहुंचे, जो नियरेस्ट टाउन से कुछ मील दूर एक बड़े खाली एरिया के बीच था। जगह वाकई में अच्छी थी। बड़ा घर सेंटर में था और सामने ट्री लाइन के पास एक डिसेंट साइज्ड स्टोरेज शेड था। वहाँ बहुत शांति थी। कभी कभी पक्षियों की आवाज़ या जंगल में जानवरों के भागने की आवाज़ें आती थी। मैं आपको लेआउट समझाता हूँ। आप फ्रंट पोर्च तक जाते हैं जो ज़मीन से करीबन 6 फीट ऊंचा है। फ्रंट डोर से अंदर जाते हैं तो 2 स्टेयरकेस दिखते हैं। बायां वाला मेन फ्लोर पर जाता है और दायां वाला बेसमेंट में। मेन फ्लोर पर पहुंचते ही आप लिविंग रूम में होते हैं। दाएं तरफ एक हॉलवे है जो बेडरूम की ओर जाता है और बाएं तरफ एक स्लाइडिंग डोर है जो एक बड़े साइड डेक पर खुलता है, जिसे बाहर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्लाइडिंग डोर के बाईं तरफ किचन थी। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमें उस दोस्त ने ग्रीट किया जिसे मैं स्टोरी में सारा कहूँगा। उनके हस्बैंड ब्लेक, उनका 7 साल का बेटा टाइलर और उनका डॉग ब्लिट्स भी थे। अभी दोपहर थी तो सूर्य डूबने में काफ़ी टाइम था। हमने गाड़ी के ट्रंक से अपना सामान निकाला, कुछ आउटफिट्स, हाइजीन का सामान, स्नैक्स और मेरी दादी का फ़ैन जो वो हर जगह ले जाती थी। ब्लिट्स ने हमें सबसे पहले ग्रीट किया, स्टेयर से उतरकर ड्राइववे की ओर दौड़ते हुए। उसकी पूंछ हमें देखकर हिल रही थी। वो जर्मन शेफर्ड और हस्की का मिक्स था, यानी जर्मन शेफर्ड जैसा लुक लेकिन हस्की जैसी पर्सनैलिटी। वो बहुत फ्रेंडली था और उसने मुझे आने वाले कुछ दिनों के लिए थोड़ा बेहतर फील कराया। लेकिन टाइलर को देखते ही वो होप जल्दी गायब हो गई। मेरी पूरी जिंदगी अभी तक भी मुझे छोटे बच्चों से नफरत है, लाउड विनिंग अनोइंग लिटिल क्रीचर्स। मैंने ब्लिट्स से मिले कंफर्ट को टाइलर की एग्जिस्टेंस से होने वाली अनोयंस पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। इसीलिए मैंने अपनी माँ और दादी से कहा कि वो टाइलर को मुझसे जितना हो सके उतना दूर रखें, और उन्होंने वाकई ऐसे करने का वादा किया। उस रात हम सब एक बोनफायर के आसपास बैठे, सभी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और मैं अपने फ़ोन पर रैंगो देख रहा था। जब मूवी में एक शांत सीन आया, मैंने नोटिस किया कि मेरे आसपास सब चुप हो गए और एक ही दिशा में देख रहे थे। मैंने ईयरबड्स निकाले तो ब्लिट्स की ग्राउलिंग सुनाई दी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो प्रॉपर्टी के उस हिस्से की ओर देख रहा था जहाँ जंगल थे,
घर के बैक साइड के पास जहाँ पूरा अंधेरा था वो खड़ा हुआ। उसकी ग्राउलिंग और गहरी और इंटिमिडेटिंग हो गई। उसकी पीठ के फर खड़े हो गए। उसकी आंखें घर की लाइट से दूर किसी चीज पर लॉक थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सिर्फ ये सोचकर डर गया कि उस लाइट के ठीक बाहर क्या हो सकता है जो हमें देख रहा हो। इस डर ने सबको जल्द से घर की ओर जाने के लिए मजबूर किया और ब्लिट्स बिना हेसिटेशन के हमारे पीछे आया। हमने आग को जलते छोड़ दिया ताकि अगर कोई वहाँ हो तो वो दिख जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या शायद फॉर्चुनेटली कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्लिट्स साइड डोर से जुड़ा बैठा था। वो कम से कम 1 घंटे तक वहाँ खड़ा रहा, साइड डोर को देखता रहा और कभी कभी ग्राउल करता रहा। शुक्र है डोर लॉक्ड था और वहाँ थिक कर्टन टंगे थे ताकि कोई अंदर देख ना सके। सब बेसमेंट में उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये थ्योराइज करते हुए कि वो क्या हो सकता है, एक आदमी, एक कोगर या एक वुल्फ या बियर। ये सारे आइडियाज वैलिड थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो क्या था। आधी रात तक ब्लिट्स शांत हो गया और हम सब सोने चले गए। मुझे बहुत खराब नींद आई। मैं इमेजिन करता रहा कि वहाँ क्या हो सकता है जो हमें देख रहा था। मैं बेकन की स्मेल और उसके बनने की आवाज़ से जागा और तुरंत उठकर कुछ मांगने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेकन इतना स्वीट सिरप में कोटेड था कि उसे देखकर मेरी भूख मर गई। ये मेरी चीज़ नहीं थी। फिर मैंने सबसे पूछा कि उन्हें क्या लगता है कल रात बाहर क्या था। सबके पास अलग अलग आइडियाज़ थे। मेरी माँ और स्टेप डैड को लगा कि ये कोई आदमी था, सारा को लगा कि एक वुल्फ था और ब्लेक ने कहा कि बियर, लेकिन मुझे लगा कि ये कोयोटी था क्योंकि टेनेसी में बड़े होने के दौरान मुझे उनसे सबसे ज़्यादा डर लगता था। उस दिन चीज़ें वाकई स्ट्रेंज होने लगी जिससे मुझे कोयोटी पर डाउट हुआ। ब्लिट्स ने जिस दिशा में रात को ग्राउल किया था वहाँ कुछ पेड़ों पर पंजों के निशान थे, लेकिन वहाँ कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे जो उस चीज़ के बारे में कोई हिंट दे सकें। लेकिन पंजों के निशान ज़मीन से करीबन 6 फीट ऊपर थे, तो हमने कंक्लूड किया कि वो एक ब्लैक बियर था और हम आगे बढ़ गए। हम सब अभी भी एंग्शियस थे कि वो बियर वापस आ सकता है, इसीलिए हम उस दिन घर के अंदर रहे। सब बेसमेंट में जमकर बातें कर रहे थे और मैं ब्लिट्स के साथ काउच पर बैठा चिप्स खा रहा था और टीवी पर यूट्यूब देख रहा था। हम बस चिल कर रहे थे जब अचानक ब्लिट्स खड़ा हुआ और किचन की ओर देखने लगा और कुछ ही पल बाद हमें किचन से स्क्रैचिंग साउंड सुनाई दी। ब्लिट्स ने ग्राउल करना शुरू किया तो मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और किचन की ओर बढ़ने लगा। मुझे रियलाइज हुआ कि नॉइस बाहर से आ रही थी। मैं तुरंत पैनिक में आ गया क्योंकि ये साउंड स्टोव और हुड के बीच की दीवार से आ रहा था। वो एरिया बाहर से करीब 8 फीट ऊंचा था। साउंड ऐसा था जैसे कोई बड़े पंजों से दीवार को खरोंच रहा हो, जैसे बड़े क्लॉज मेरे से कुछ फीट दूर दीवार को स्क्रैच कर रहे हों। मैं चुपके से किचन से लिविंग रूम में, फिर स्टेयर से नीचे बेसमेंट में वापस आ गया जहां सब बातें कर रहे थे और हैंग आउट कर रहे थे। मैं देखने में डरा हुआ लग रहा था क्योंकि सबने बात करना बंद कर दिया और मेरी ओर देखने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या सुना। कुछ किचन की दीवार को बाहर से स्क्रैच कर रहा था और वो स्टोव के ऊपर था। मैंने पूछा कि इतना टॉल क्या हो सकता है जो उस स्पॉट तक पहुंच सके, तो मेरे स्टेप डैड और ब्लेक दोनों उठे और दरवाजे की ओर गए बाहर देखने के लिए कि नॉइस कहाँ से आ रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। घर का वो हिस्सा फ्रंट पोर्च से विजिबल था तो उन्हें नॉइस बनाने वाली चीज दिख जानी चाहिए थी, लेकिन जो भी था तब तक भाग चुका था। ब्लिट्स और मैं बाकी दिन बाकियों के साथ बेसमेंट में रहे। मैंने उस दिन जेन्युइनली सोचा कि नाइफ के साथ सोया जाए क्योंकि मैं इतना पैरानॉइड था, डरा था कि जो भी था वो किसी भी वक्त बाहर हो सकता है और जब तक मुझे पता चलेगा कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। हम उस शाम ब्लिट्स को बाहर वॉक करा रहे थे जब अचानक उसका सर जंगल की दिशा में लॉक हो गया और इससे पहले कि हम में से कोई रिएक्ट कर पाता वो उस चीज़ के पीछे जंगल में दौड़ गया, भौंकते और गुस्से में झाड़ियों में गायब हो गया। मेरे स्टेप डैड और ब्लेक दोनों घर में दौड़े और गन्स लेकर आए। मेरे स्टेप डैड का कैनिक 10 mm और ब्लेक का AR-15। वो ब्लिट्स के पीछे जंगल में दौड़े
जो इतना दूर चला गया था कि हमें उसकी आवाज़ें भी सुनाई नहीं दी। मेरी माँ, दादी और सारा पैनिक में थी। टाइलर रो रहा था और मैं बस शॉक था। मुझे पता था कि ब्लिट्स जिस चीज़ के पीछे भागा था वो वही थी जो किचन की दीवार को स्क्रैच कर रही थी, और मुझे पता था कि ये कोई सिंपल ब्लैक बियर नहीं हो सकता। हमने उस रात ना तो उन दोनों आदमियों को देखा और ना ब्लिट्स को। सब रो रहे थे, चिंता में थे कि वो हर्ट हो सकते हैं या इससे भी बदतर। उन्होंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें ज़्यादा नहीं सुना, कहकर कि शायद ये कोई जानवर था और वो आदमी जल्द वापस आ जाएंगे। उन्होंने हमें घर के अंदर रहने को कहा। मेरी माँ ने साइड डोर को अनलॉक छोड़ दिया। अगर वो लोग वापस आए और ये डिसीजन मुझे पूरी जिंदगी भर हॉन्ट करेगा। मैं चाहता था कि वो इसे बंद रखें, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने स्टेप डैड और ब्लेक को रात भर ठंड में बाहर छोड़ने का सुजेशन दिया तो वो नाराज हो जाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, हालांकि मुझे बोलना चाहिए था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खराब और ट्रॉमेटिक रात बन गई, और मैं इसे भूलने के लिए कुछ भी दे दूंगा, लेकिन ये मेरे दिमाग में बैठ गई है। मैं उस रात सो नहीं सका। मैं काउच पर करीब 3 घंटे तक लेटा रहा, सोने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। मैं पूरी तरह जाग रहा था, जो अब सोचता हूँ तो शायद मेरी जिंदा रहने के लिए अच्छा था। करीबन 2 बजे सुबह मुझे डेक पर फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दी, स्टेयर पर किसी के चलते हुए। मेरा रिलीफ जल्दी ही डर में बदल गया जब मैंने नोटिस किया कि फुटस्टेप्स शू या बूट से नहीं आ रहे थे, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे हूव्स, जैसे कोई घोड़ा स्टेयर पर चल रहा हो। फुटस्टेप्स लाउड थे, तो ये जो भी था वो काफ़ी बड़ा था, और इतना बड़ा कि सिर्फ 4 स्टेप्स में वो डेक पर था, और उस स्टेयर केस में 15 स्टेप थे। शुक्र है हमारे कर्टन्स बंद थे, तो वो अंदर देख नहीं सकता था, और ना ही कोई लाइट थी, ना ही मून विजिबल था, तो कोई चांस ही नहीं था। मैंने उसे डेक पर इधर उधर चलते सुना, उसे हवा स्मेल करते हुए सुना, जैसे वो कुछ खोज रहा हो। उसकी सूंघने की आवाज़ जुरैसिक पार्क के टीरेक्स के सूंघने की आवाज़ के जैसी थी। वो कोई बड़ा जानवर लग रहा था। फिर मैंने उसे टेबल को मूव करते हुए, ग्रिल को अपने हाथ के साथ स्क्रैच करते हुए सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वो क्यूरियस था। मैं नाइफ लेने या बाकियों को अलर्ट करने के लिए उठना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें कर्टेन पर गड़ी थी और मेरी बॉडी काउच पर। मैं सांस लेना भी नहीं चाहता था, डर था कि वो मुझे किसी तरह सुन लेगा। जब मैंने उसे स्लाइडिंग डोर की ओर चलते हुए सुना तो मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया, और मुझे प्रैक्टिकल हार्ट अटैक तब हुआ जब मुझे याद आया कि मेरी माँ ने स्लाइडिंग डोर को अनलॉक छोड़ दिया था। तो एक छोटे बच्चे की तरह मैं चादर के नीचे छिप गया। सिर्फ मेरी आंखें बाहर थी, और जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया वो डोर हैंडल को घुमाने लगा, और आखिरकार उसने फिगर आउट कर लिया। मैंने डोर स्लाइड होते हुए सुना। रात की ठंडी हवा अंदर आई, कमरे के डिफिनिंग साइलेंस और इरेनेस से भरते हुए। वो चीज कर्टन में अपना सर पुश करने लगी, और आखिरकार कर्टन आगे से हट गए। एक काली परछाई वाला चेहरा दिखा। उसके बाद एंटलर्स की क्रैंकलिंग और स्क्रैपिंग की आवाज आई, जो अपेरेंटली डोरवे से टकरा रहे थे। वो चीज धीरे धीरे कर्टन के बीच से अपना सर अंदर लाई, जैसे वो मूवीज की तरह ड्रामेटिक एंट्रेंस बनाना चाहती हो। मैं चुपके से रोने लगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा रोया, लेकिन मैंने डैम श्योर किया कि कोई नॉइस ना हो। दीवार पर एक छोटी नाइट लाइट की वजह से उसका फेस और विजिबल हो गया, और मैं उसके और फीचर देख सका, ऐसी फीचर्स जो मैं चाहता था कि ना देखूं। उसका फेस एक स्कल था, जिसमें ब्लडेड पैच ऑफ स्किन या फर थे। स्कल का स्नॉट ऐसे लग रहा था जैसे टूटकर शार्प टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए हों। उसकी आंखें नहीं थी, बस डार्क एम्प्टी सर्कल्स, सोलेस छोटे सर्कल्स। उसके एंटलर्स बहुत बड़े थे। मैं काउंट नहीं कर सका कि उसके कितने पॉइंट थे। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं, वो डोरवे में फंस गए थे। वो धीरे धीरे घर में और अंदर आया, और मैं देख सका कि उसकी 4 टांगे थी। क्लियरली वो इस घर में 2 टांगों पर चलने के लिए बहुत लंबा था। उसके पंजे डेफिनेटली ऐसे लग रहे थे जैसे वो किचन वॉल के बाहर लाउड स्क्रैचिंग साउंड बना रहे हों। मुझे सड़े हुए मांस की स्मेल आने लगी। मैं देख सका कि वो ग्राउंड पर और हवा में सूंघ रहा था।
मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से सूंघ रहा था, क्योंकि उसका कोई नोज दिखाई नहीं दिया। वो अब मेरी ओर आ रहा था। अब 10 फीट से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उसकी ब्रीदिंग सुन सका और ऐसे लग रहा था जैसे वो बीमार था, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं उसकी बॉडी को और देख सका। वो ज़्यादातर पतला था, उसकी हड्डियां स्किन के थ्रू विजिबल थी। मैं उसे देखकर बुरा फील करता। अगर वो हेल से भेजे गए किसी डीमन के जैसा नहीं लगता। वो टाइम जो कई सालों जैसा लगा, उसके बाद वो क्रीचर आखिरकार पूरी तरह से घर के अंदर आ गया, जिससे मुझे उसका पूरा फॉर्म दिखा। हूव्स, डियर शेप्ड लेग्स, एक खाली पेट। वो जो भी था काफ़ी ज़्यादा भूखा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया, पास और पास, जब तक कि वो प्रैक्टिकली मेरे साथ नहीं था। मैं उन इमोशंस को डिस्क्राइब करना नहीं चाहता जो मैं तब फील कर रहा था। इसे डिस्क्राइब करते हुए भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ। मैं उस समय रो रहा था और श्योर था कि ये मेरा एंड है और ये चीज़ अब मुझे मार डालेगी, जैसे उसने श्योरली उन आदमियों और डॉग को मारा होगा। और फिर उसने कुछ नहीं किया। वो खड़ा था, मुझे, मेरी बॉडी और पूरे कमरे को गौर से देख रहा था। उसकी स्मेल इतनी बुरी थी जो मुझे वॉमिट करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन शायद मेरे लक ने उस वक्त मेरा साथ दिया। उसने अपना सर मेरे सर के बिल्कुल पास रखा, सिर्फ कुछ इंचेस दूर। उसे पता था कि मैं वहाँ था, जरूर पता था। मैं इमेजिन करता हूँ कि ऐसी चीज़ की सेंसेस बहुत अच्छी होंगी। मेरा गैस है कि वो मेरे साथ खेल रहा था, मुझे अधमौत तक डराना चाहता था, इससे पहले कि वो मुझे मारता। तो मैंने बस अपनी आंखें बंद की और एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जल्दी ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ गया, कोई मेरे रिमेन्स नहीं ढूंढेगा। मुझे लगता है उस पल मेरी लाइफ मेरी आंखों के सामने से फ्लैश हुई। मुझे क्रीचर का हाथ मेरे पेट पर ब्लैंकेट के ऊपर से फील हुआ, जैसे वो फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहा। फिर जैसे खुद भगवान ने उस पल मुझे देख रहे थे, मुझे बेसमेंट से एक साउंड सुनाई दी। मेरी ग्रैंड मदर के कदमों ने कमरे के सन्नाटे को भरा। क्रीचर ने साउंड की ओर अपना सर घुमाया और कुछ सेकंड बाद वो दरवाजे से बाहर निकल गया और डेक की रेलिंग के ऊपर छलांग लगाते हुए अंधेरे में गायब हो गया। मैं तुरंत उठा और पीछे मुड़ा तो देखा मेरी ग्रैंड मदर लिविंग रूम में कॉर्नर से आ रही थी। मुझे वहां बैठा देख, स्लाइडिंग डोर ओपन देख, वो वरीड लग रही थी और पूछा कि ये दरवाजा क्यों खुला है, और उनके अकॉर्डिंग मैं इतना शॉक था कि जवाब नहीं दे सका। वो दरवाजे की ओर गईं, उसे बंद किया और बिना हेसिटेशन लॉक कर दिया, कहते हुए अगर वो वापस आए तो बस नॉक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ रात के लिए रहेंगी, क्योंकि मैं जेन्युइनली किसी चीज़ से डरा लग रहा था और मैं आखिरकार काउच पर गिरते ही सो गया। वो भी सो गई होंगी, क्योंकि मैं अगली सुबह सारा के चिल्लाने से जगा। मेरी ग्रैंड मदर और मैं एक साथ काउच से डर कर उठे और हमने सारा की ओर देखा, जिसके बाद हमें एक बहुत डिस्टर्बिंग नज़ारा देखने को मिला। मेरे डैड और ब्लेक डोर के पास डेक पर थे। पुलिस को कॉल किया गया। इस बार वो एक्चुअली कुछ करना चाहते थे, क्योंकि अब हमारे पास बॉडीज थी। 2 आदमियों को मार दिया गया था, म्यूटिलेट किया गया था, और ज़्यादा डिटेल्स में जाए बिना बस इतना कहूँगा कि उन्हें खा लिया गया था। उनकी बॉडी के बिट्स और पीसीस गायब थे। कुछ जगहों पर दांतों के साइन थे और उनकी गन्स कहीं नहीं मिली। टाइलर ने सीन को देखा और रोने लगा। मेरी माँ की बॉडीज देखकर तबीयत खराब हो गई और वो रोने लगी, अपने डेड हस्बैंड के ऊपर गिरते हुए। मेरी ग्रैंड मदर भी रो रही थी, लेकिन मैं दुख से ज़्यादा शॉक में था। मैं रोया, लेकिन मेरे अंदर कुछ और था, हॉरर, जिससे मेरी बॉडी रिएक्ट करने में अजीब महसूस कर रही थी। पुलिस ने एरिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद कर दिया और जगह को अच्छे से सर्च किया गया, लेकिन असाइलेंट का कोई साइन नहीं मिला और हम सबको घर भेज दिया गया। सारा और टाइलर भी हमारे साथ आए। अगले दिन हमें कॉल आया, एक डॉग प्रॉपर्टी पर लिम्प करते हुए आया। उसकी साइड पर एक बड़े पंजे का निशान था। वो खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा था। ब्लिट्स बच गया था। उसे वेट के पास ले जाया गया, जहां वो थैंकफुली रिकवर हो गया और हमारे सर्दर्न मिशिगन के कंफर्टेबल घर में भेज दिया गया।
जो किसी बड़े फॉरेस्ट से बहुत दूर था। अब हम उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करते। सारा और टाइलर ने अपना घर बेच दिया और शहर में मूव कर गए और हम फिर कभी अपर पेनिसुला या किसी फॉरेस्टेड एरिया में नहीं गए। हम सब अब इससे बहुत डरते हैं। मेरी माँ और ग्रैंड मदर तब से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं। वो पहले जितनी खुश नहीं रहीं। मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की और मेरी ग्रैंड मदर ने हमें नॉर्थ डकोटा में मूव करने में हेल्प की, जहाँ वो रहती हैं, ताकि हम सब साथ रह सकें और उस ट्रॉमेटिक इवेंट से दूर रहें। अनफॉर्चुनेटली ब्लिट्स 2024 की गर्मियों में गुजर गया। मुझे अभी भी कभी कभी उस मॉन्स्टर के नाइटमेयर्स आते हैं, जिसे मैं अब विंडिगो मानता हूँ। मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट है और जंगल में कदम रखने का डर भी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहीं तक थी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।